हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज हम लोग फिर अपने बहुविकल्पीय जो हम लोग प्रश्नों को कर रहे थे उन फिर से प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस वीडियो में आप लोग को 30 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स से, फिर केमिस्ट्री से, फिर बायोलॉजी से और फिर क्वेश्चंस और भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करके आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जिससे भी उठेगा वह सिलेबस है हमारा फिजिक्स, साइंस का एक पार्ट फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर परावर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वह इन चारों ऑप्शंस में से किसमें किस चीज़ को परावर्तित कर देता है? क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में? तो यांत्रिक मोटर जो है वो करता क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुमय तार समानता होते हैं। जो बिंदुमय तार होते हैं उनका जो रंग होगा वह समानता क्या होगा? हरे रंग के होंगे, काले रंग के होंगे, लाल रंग के होंगे, या फिर हल्के रंग के होंगे? आपको बताना है। विद्युत में तो उसके कलर होते हैं लाल रंग के। किस कलर के होते हैं? लाल रंग के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, आपने देखा होगा जो वाइट जलता है ना, 10 रुपये 20 का भी आता है, 100 वाट का जो रहता है, 100 वाट का, उसका जो फिलामेंट रहता है वो किस चीज़ का बना रहता है? तो शायद ही सभी बच्चों का इसका उत्तर पता होगा। तो उसका फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किस चीज़ का बना रहता है? टंगस्टन का। ठीक है, चलिए टंगस्टन। अब इसका बताइए वाट का मात्रक क्या होता है? वाट घंटा मात्रक है, वाट घंटा है वह किसका मात्रक है? आवेश का, धारा का, शक्ति का, या फिर ऊर्जा का? आपको बताना है। वाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक होता है? वाट घंटा। तो वाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? अगर मैं एक साधारण सा प्रिज्म बनाऊं तो आप बताइए कि वह कितने सतहों से घिरा होगा? देखिए प्रिज्म ऐसे ही तो बनता है, ऐसे ना। तो कितनी सतहों से ये घिरा रहता है आपको बस यही बताना। तो एक सतह ये हो जाएगी, है ना, ये जो ऊपर वाली, एक ठू इसके बगल वाली, एक ठू इसको बगल वाली, एक ठू फिर इसके पीछे भी होगी और एक होगी नीचे। तो कुल मिला के यह 5 सतहों से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? 5 सतहों से। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता कितनी होगी? मान लीजिए अगर किसी अवतल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी 50 है तो उसकी क्षमता आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला भी होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 100/100 होता है, मतलब रियल में तो फार्मूला उसका होता है 1/में फोकस दूरी, 1/f होता है। क्या होता है? 1/f, लेकिन ये होता है मीटर में। किस में होता है? मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में होता है ना। तो यहाँ पे किस सेंटीमीटर में होता है? चलिए, या फिर आप 100 भी वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक क्योंकि मीटर होता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 आ जाएगा, और फोकस यहाँ पे 50 है तो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और आपको पता है कि अवतल की फोकस दूरी किस में आती है? माइनस में आती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा -2 डायोप्टर होगा। क्या होगा? -2 डायोप्टर हो। ठीक है, डायोप्टर। चलिए इसका उत्तर बताइए। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा। अगर मान लीजिए कि जो इमेज बन रही है वो दी हुई वस्तु के बराबर है तो आप किस मिरर का प्रयोग कर रहे हैं, यानी किस दर्पण का प्रयोग कर रहे हैं, आपको यह चीज़ बतानी है। अगर जितने बड़े आप है उतनी बड़ी आपकी इमेज, तो आपने किस दर्पण का प्रयोग कर रखा है? तो आज जाहिर सी बात है समतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग? समतल दर्पण का। अवतल में काफ़ी बड़ा बनता है और उत्तल में काफ़ी छोटा बनता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है। केमिस्ट्री आ गया का देख लेते हैं। हाँ, केमिस्ट्री शुरू हो गया। चलिए बताइए फिर। जल यानी H2O
जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात, हाइड्रोजन के परमाणु 2, ऑक्सीजन के परमाणु 1, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल के ही जल का एक अणु बनाते हैं, तो उनका अनुपात होगा 2:1, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जो एल्काइन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, किताब में ही सारा कुछ लिखा रहता है। एल्काइन का सूत्र, सामान्य सूत्र आपको बताना है। तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो डी नंबर ऑप्शन होगा। जो भी लिखा होगा ये सही है, जो भी लिखा है मतलब CN कोई वैल्यू आएगी यहाँ पे H2N-2। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दीजिए। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है, जल्दी से बताइए। यानी आपको लोहे का परमाणु क्रमांक बताना है। क्या बताना है? परमाणु क्रमांक, कि लोहे कैसे पीरियोडिक टेबल में कैसे स्थान लोहा को मिल रखा है। जल्दी से बताइए। लोहे यानी फेरस, फेरस का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 26। क्या होता है? लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 26 होता है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु जल, मतलब जो कठोर जल है उसको मृदु जल बनाना है तो हम सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट ना, और सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम एक कार्बोनेट है। ठीक है, इसमें से बताना है आपको सोडियम के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम का यौगिक किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु यानी मीठा यानी पीने योग्य जल बनाने के लिए। चलिए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ये क्वेश्चन हो चुका है। ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होते हैं? वैसे ज़्यादातर अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन आपको बताना है कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होगा। तो इसका उत्तर मैंने कल बता दिया था, ग्रेफाइट। पेंसिल के नोक में इसी का प्रयोग होता है। चलिए निम्न में कौन अम्लीय है? आपको बताना है। अगर किसी मतलब कोई भी आपको यहाँ पे कुछ दिया नहीं, बस आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अम्लीय है। 3 वाला, 8 वाला, 10 वाला या फिर 9 वाला। तो मैंने आपको कल से बता रखा है कि 7 से कम अम्लीय, 7 से ज़्यादा क्षारीय, बताया है कि नहीं बताया है? 7 से ज़्यादा मतलब क्षारीय और 7 से कम मतलब अम्लीय। तो 7 से कम कोई है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। pH 3 जिसका भी होगा, हमें नहीं पता लेकिन जिसका भी होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया तो है नहीं, लेकिन जिसका भी होगा वह उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की है? कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है। तो आपको बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आपने पढ़ा होगा रिएक्शन 5 प्रकार के, पहला संयोजन, दूसरा वियोजन। वियोजन में ही ऐसा दिखाता है, तो यह अभिक्रिया है वियोजन प्रकार की। कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन की ओर। बायोलॉजी का क्वेश्चन आप देखिए। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है, यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, अग्नाशय होती है, अंडाशय या फिर एड्रिनल। शायद ही सभी को बच्चों को इसका उत्तर पता होगा कि बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? गुरुत्वानुवर्तन मतलब आपको बताना है कि पौधे का कौन सा भाग धनात्मक मतलब समझते हो? अगर ये जमीन है, क्या है? जमीन है, और यहाँ अगर मैं पौधा लगा दूँ तो कौन धनात्मक मतलब कौन सा ऐसा भाग है जो ऊपर की ओर बढ़ता है? भाई नीचे की ओर भी तो पेड़ बढ़ता है, लेकिन कौन सा ऊपर की ओर बढ़ता है, कौन सा नीचे की ओर, आपको यही बताना है। मैं अब बोल देती तो आप लोग को उत्तर पता चल, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ, आप ही लोग को बताना है कि कौन सा धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। 16वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। तो इसका आंसर होगा जड़। क्या होगा? जड़। ठीक है, अगर नीचे जाएगा तो धनात्मक और ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगा। क्या होगा? गुरुत्वानुवर्तन। जो जड़ होती है वो कहाँ जाती है? मिट्टी के नीचे, तो यह धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। 100% ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। क्या अंडाशय नहीं है? भाई अंडाशय तो महिलाओं में ही पाया जाता है, गर्भाशय भी पाया जाता है। शुक्राणु यानी स्पर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो महिलाओं में नहीं पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा वह शुक्राणु ही
होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, आपसे पूछ रहा है 4 ऑप्शन में से मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, या फिर आरबीसी में पाया जाता है, या फिर वर्णी लवक में पाया जाता है, या फिर डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18वें का उत्तर आपको बताना है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कुल्ह किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है। कुल्ह किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, स्थानीय। बिहार की, हिमाचल प्रदेश की, पंजाब की, या फिर उत्तराखंड की। तो कुल हिमाचल प्रदेश की नहर सिंचाई का स्थानीय प्रणाली है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में, तनों पर, पत्तियों एवं तनों दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन फिर हमारा फिजिक्स से आ गया है। कह रहा है हम लोगों से कि किसी फोकस एफ दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है। आपसे सामान्यतः अगर मैं एक भाषा में कहूँ तो आपसे फोकस लेंस की क्षमता का सूत्र पूछ रहा है। पावर ऑफ लेंस यानी क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ लेंस, क्षमता को हम लोग पी से दिखाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पी बराबर आखिरकार होता क्या है। शुद्ध भाषा में क्वेश्चन को मारिए गोली। तो जल्दी से बताइए, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया था कि क्या होता है। तो भाई P यानी पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f होता है, लेकिन ये किस में होगा, मीटर में होगा ना। और अगर फोकस सेंटीमीटर में दिया रहे तो इसे हम यहाँ पे 100/f कर देते हैं। अब ये 100 किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। इन सारी चीज़ों का भाग ध्यान दिया करो। तो उत्तर ए इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताइए, हीरे का अपवर्तनांक है। आपको बताना है कि हीरे का अपवर्तनांक का फार्मूला इससे पहले बताया था, sin I बटे में sin R। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था, लेकिन आपको यहाँ पे केवल अभी हीरे का अपवर्तनांक ही बताना है कि हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। रट लो, काम देगा पेपर में। हीरे का अपवर्तनांक 2.42। चलिए अगला बताइए, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, या फिर कॉर्निया द्वारा। आपको बताना है जो नेत्र लेंस होता है उनमें समायोजन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। मतलब नेत्र लेंस जो होता नहीं है, हमारी आंखों में जो लेंस है उसको नेत्र लेंस बोलते हैं। उसका समायोजन मतलब उसका छोटा और बड़ा होना, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है पक्षमाभि मांसपेशियां, जिसको हम लोग सिलियरी पेशियां भी कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। आपको बताना है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य अधिकतम लाल का होता है और प्रकीर्णन अधिकतम बैंगनी कलर का होता है। नहीं पता तो पता कर लीजिए, जान लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कह रहा है कि विद्युत फ्यूज बचाता है। मतलब जो विद्युत में फ्यूज लगे होते हैं वो क्या बचाता है। अति भरण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे को, लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरों को, दोनों से या फिर किसी से भी नहीं। विद्युत फ्यूज घर में लगे रहते हैं, पत्थर लगे रहते हैं ना, वो किस चीज़ से बचाता है। तो विद्युत फ्यूज बचाता है लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे को। मतलब एक छोटे से पथ पे जब बहुत धारा बहेगी तो उस खतरे को बचाने के लिए हम लोग विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, बताइए। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, आपको बताना है। 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर एक प्रकार से कहिए तो 26वां नंबर है। ठीक है, चलिए बताइए। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है।
चुंबकीय मतलब आपने पढ़ा होगा कि एक मैग्नेट का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है और चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का अपना एसआई मात्रक क्या होता है, आपको यही बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक नहीं पता तो जान लो, टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? चलिए बताइए। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि H2 + O2 = H2O, देखा है कि नहीं देखा है? देखा ही होगा। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले इधर के पदार्थ हमारे अभिकारक कहलाते हैं और इधर के पदार्थ हमारे उत्पाद कहलाते हैं। तो आपसे यही पूछा था, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अभिकारक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चीनी का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। चलिए चीनी यानी शुगर का रासायनिक सूत्र, 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं। कौन सा इसमें से बिल्कुल से राइट होने वाला? भाई सबको पता होगा, CHO 12 22 11, CHO 12 22 11, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप। निम्न कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? फिर वही क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्वेश्चन तो हर बार रिपीट हो रहा है कि ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है, ऐसा कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो उत्तर तो रट ही गया होगा अब तक, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट 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 पेंसिल के नोक में जो ब्लैक ब्लैक रहती है वो एक ऐसी धातु होती है जिसमें विद्युत चल सकती है। तो आज भी हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं आप लोग के लिए कल भी ऐसे ही 30 क्वेश्चंस लेके आऊँगी। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।